नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 26 मई 2026 और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो है। 26 मई है आज और 26 जुलाई को बीपीएससी प्रीलिम है, तो एग्जैक्ट आपके 2 महीने अब आज से बच गए। 2 ही महीने हैं अब आपके एग्जामिनेशन में। जितना हो सके पढ़िएगा, डिटेल में पढ़िएगा, रिवाइज़ कीजिएगा। 2 ही काम करना है इस 2 महीने में, रिवीजन प्रैक्टिस, बस वही चीज़ करना होता है। क्या क्या चीज़ें आज हम लोग पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हमारे जो वित्त मंत्री महोदया हैं उन्होंने कहा है कि 3F की समस्या है। कौन कौन सी चीज़ें? तो फर्टिलाइज़र। जो लोग न्यूज़पेपर डिस्कशन देख रहे होंगे 1 महीने से 2 महीने से, तो मैं फरवरी से ही बोलता आ रहा हूँ जब से युद्ध शुरू हुआ है कि फर्टिलाइज़र की समस्या भारत के इतिहास की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक बनने जा रही है, जो इस बार के खरीफ सीज़न में आपको देखने को मिलेगा। फर्टिलाइज़र्स, फ्यूल, ये समस्या तो देख ही रहे होंगे। एक सप्ताह में 8 रुपये के करीब में 8 रुपये जो हैं वो फ्यूल प्राइस बढ़ गए हैं। थर्ड जो है वो फॉरेन एक्सचेंज, जिसके बारे में मोदी जी ने कहा था कि गोल्ड इत्यादि मत खरीदिए, विदेश यात्रा वगैरह मत कीजिए, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज जो हमारे वो उसमें बाहर चले जाते हैं। ये इन्होंने कहाँ पर कहा? तो ये सिडबी के स्थापना समारोह, 37वें स्थापना समारोह था सिडबी का, उस दौरान इन्होंने कहा है। तो सिडबी के बारे में भी ज़रा हम लोग देखेंगे और इनके बयानों का भी विश्लेषण करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री महोदय हैं, उन्होंने स्मार्ट बॉर्डर फेंसिंग प्रोग्राम की शुरुआत की है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ जो हमारे बॉर्डर लगते हैं उसके लिए, तो अभी तो शुरुआत हुआ है। उस दौरान उन्होंने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की भी चर्चा की। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 1 एंड वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2, इन दोनों के बारे में समझेंगे। एक 2023 में शुरू हुआ था और एक 2025 के बजट में चर्चा किया गया था। दोनों योजनाओं को भी समझेंगे कि क्या है योजनाएं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस के जो राष्ट्र प्रमुख हैं उनकी भारत यात्रा हुई थी और दोनों ने अपने संबंधों को व्यापारिक संबंध से बढ़ा करके स्ट्रैटेजिक रिलेशन के तौर पर अब मानना शुरू कर दिया है। तो साइप्रस के संबंध को भी देखेंगे और भी उसके साथ में टॉपिक हैं, एक एक करके शुरू करते हैं। ये PDF कहाँ पर मिलते हैं? आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करेंगे तो मैं आपको PDF ग्रुप है जिसके प्राइस हैं बहुत ही कम प्राइस है, उसमें आपको ऐड कर दूंगा मैं। शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक वही है कि निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि 3F कंसर्न है, जो हमारे लिए अभी सबसे बड़ा कंसर्न बन गया है। इसके साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इसको लेकर के कुछ भी गलत बयानबाजी करने से बचना चाहिए। तो इस कंसर्न के बारे में जो वाकई हमारे देश के सामने आर्थिक संकट है, सबसे पहले पता तो चला जब सिकंदराबाद में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि आपको गोल्ड खरीदने से बचना चाहिए, पेट्रोल डीजल कम खर्चा कीजिए, जो एक राष्ट्र प्रमुख के तौर पर उनका कर्तव्य भी होता है कि संकट के बारे में आगाह करें। अब वित्त मंत्री महोदय ने बोला है तो ज़रूर वाकई कुछ भारी संकट है भाई। तीनों जो संकट हैं ये तीनों देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती हैं। FFF जो है, फॉरेन एक्सचेंज नहीं होगा तो हम बाहर से चीज़ों को इम्पोर्ट नहीं कर पाएंगे, और अगर इम्पोर्ट नहीं कर पाएंगे तो हमारे देश में बहुत सारे इंडस्ट्री हैं जिनके रॉ मटेरियल, कच्चा माल भी बाहर से ही आता है। तो उसके कारण से भारी नुकसान हमें प्रोडक्शन के स्तर पर देखने को मिल सकता है। सेकंड है फ्यूल। फ्यूल के बिना तो ना तो गाड़ियाँ चलेंगी, ना तो बिजली आ सकती है पूरी तरीके से, ना तो सोसाइटियाँ चलेंगी, ना तो जनरेटर चलेंगे, ना तो रेल चलेंगे, ना बस चलेंगे। कैसे सारा कुछ चलेगा? तो पूरा परिवहन सहित बहुत सारे स्तर पर सोसाइटी, डोमेस्टिक, हर चीज़ में ही फ्यूल का खपत बहुत ही ज़्यादा होता है। हमारी इकॉनमी चल ही रही है फ्यूल के बदौलत। सबसे पहला है फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र जो है श्रीलंका में जब नागरिकों का विद्रोह हुआ था जनजी का और वहाँ के सरकार को भागना पड़ गया था, तो उस दौरान जो एक सबसे बड़ा कारण ये भी था कि उन्होंने पूरे देश में फर्टिलाइज़र को बैन कर दिया और कहा कि ऑर्गेनिक खेती करो। तो उनको किसी ने बताया नहीं था कि भाई ऑर्गेनिक खेती किताब में पढ़ने से तुरंत आ जाता है।
वास्तविकता में जब उसको इम्प्लीमेंट करना होता है तो सालों की मेहनत लगती है। 10 साल 15 साल बाद जा कर के ऑर्गेनिक खेती जो है वास्तविकता में स्थापित हो पाता है। तो फर्टिलाइज़र का इतना ज़्यादा महत्व है, हमारे खेतों को फर्टिलाइज़र की आदत है, तो अगर हम उसमें इस बार फर्टिलाइज़र कम डालेंगे तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो महंगाई अपने आप ही ऊपर चली जाएगी। तो ये कुछ समस्याएं हैं जिसके बारे में आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वित्त मंत्री महोदया ने भी कहा है। कहाँ पर कहा है उन्होंने? तो मुंबई में सिडबी के 37वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री महोदया ने इस तरह की चीज़ें कही हैं। और उसके साथ उन्होंने कहा है कि डर फैलाने वाले या फिर जो अफवाह फैलाने वाली घटनाएं हैं वो नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले ईंधन, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतों के कारण सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने खुदरा ईंधन कीमतों में 11 दिनों के अंदर 4 बार बढ़ोतरी करते हुए 8 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ोतरी की है। और अगर ये बढ़ोतरी नहीं करते, 8 रुपये नहीं, ये अब लगभग में जाएगा 15 रुपये के आसपास तक, मिनिमम 15 रुपये तो मिनिमम प्राइस बढ़ेंगे ही तेल पेट्रोल के। तो अभी अगर आपको भरवाना है अपनी गाड़ियों में तो टंकी फ्यूल करवा लीजिए, क्योंकि एक सप्ताह बाद हो सकता है आपको पर लीटर 15 रुपया और देना पड़े, तो इसलिए ज़्यादा सही रहेगा वो। तो इन्होंने ये कहा है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था हमारी तेल कंपनियों को। कितना हो रहा था? तो जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने रैली को संबोधित किया था, जब तक तेल का दाम नहीं बढ़ा था, तब तक के हिसाब से एक महीने में करीब में 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान ऑयल कंपनियों को हो रहा था, ऐसा सरकारी रिपोर्ट में कहा गया था। सेकेंड, उर्वरक है। अब भारत के सबसे बड़े स्तर पर जो रोज़गार मुहैया करवाता है, देश की इकोनॉमी का बैकबोन ही है हमारी कृषि व्यवस्था। अगर वो कमज़ोर होता है तो उससे संबंधित हज़ारों उद्योग हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं जिनकी जीविका पर प्रभाव पड़ेगा ही। थर्ड है क्या? तो विदेशी मुद्रा। भारतीय बॉन्ड और शेयरों में 24.4 बिलियन की भारी निकासी की गई है एफपीआईज के द्वारा। फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक जो एफडीआई से इतर होते हैं, छोटे छोटे निवेशक होते हैं जो कंपनियों के शेयर इत्यादि में निवेश करते हैं, उनके द्वारा बिलियंस ऑफ पैसे निकाल लिए गए हैं, क्योंकि निवेशकों के भरोसे टूट रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था पर फ्यूल के प्राइस बढ़ने के कारण से और फॉरेन एक्सचेंज के ज़्यादा होने के कारण से। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय रुपया लगभग में 5% टूट करके अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 96 के आसपास में पहुंच गया है, जो अब तक का सबसे निचला स्तर है, जिससे अर्थव्यवस्था के जो जानकार उन्होंने कहा है कि बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ये हमारा बिगड़ सकता है। इस प्रकार की स्थिति जब बन गई है, जब जीडीपी भी कमज़ोर होगी और उसके साथ में सरकार ने ये भी रिकमेंड किया है कि भाई तेल इत्यादि चीज़ों को कम खरीदिए, तो इसका निश्चित तौर पर ये मानना है कि वाकई जो संकट है वाकई बहुत ही गहराई का स्तर तक बना हुआ है। इसके क्या परिणाम हो सकते हैं वो तो आने वाले समय हमें दिखेगा, जब जीडीपी के क्वार्टरली वाले आंकड़े आएंगे हमारे सामने। लेकिन फ़िलहाल में हम लोगों को क्या पढ़ना चाहिए? सिडबी के बारे में पढ़ना चाहिए। लेकिन इन सभी संकटों का जो कारण बताया गया है वो कारण एक ही चीज़ बताया जा रहा है कि वेस्ट एशिया क्राइसिस। तो वेस्ट एशिया क्राइसिस से पहले कौन सा भारत में फ्यूल जो है वो 60 रुपये या 70 रुपये पर लीटर मिल रहा था, जबकि उस समय जो पर बैरल के हिसाब से तेल की कीमत थी वो 50 से 60 डॉलर ही था। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 50 से 60 डॉलर में लगभग 95 से 98 के आसपास में आपके तेल का कीमत था, अप्रॉक्स मान रहे हम लोग। यही चीज़ जब अभी 110 डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से तेल मिल रहा है, 100 बैरल का मतलब 159 लीटर होता है भाइयों बहनों, तो अभी हमें 100 के आसपास मिल रहा है, कहीं पर 106, कहीं पर 105, इस प्रकार से अलग अलग राज्यों में अलग अलग कॉस्ट है। तो उस हिसाब से तो दाम कुछ नहीं बढ़ा है ना। तो ये भी आपको समझने की आवश्यकता है। सरकार के द्वारा कहा जा रहा है वेस्ट एशिया क्राइसिस ही एकमात्र कारण है। अगर युद्ध रुक भी जाता है, क्योंकि हुआ क्या कल, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, हुआ ये कि अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा ट्वीट किया गया कि जिस प्रकार से अब्राहमिक एकॉर्ड पर इजराइल को रिकॉग्नाइज़ करना और इजराइल के साथ संबंधों को नॉर्मल करने का एकॉर्ड जो है उसको अब्राहमिक एकॉर्ड कहा जाता है। अब्राहमिक एक धर्म है जो मुख्य रूप से ईसाई, इस्लाम, इन सभी के जड़ों में आपको दिखेगा, जो एक किताब को फॉलो करने वाले लोग होते हैं। तो ईसाई में भी एक बाइबल है और उसके बाद से जूइस में भी जो जूइज हैं उनकी भी एक किताबें होती हैं, उसी प्रकार से इस्लाम में भी कुरान है।
तो इन सभी को कलेक्टिव रूप से अब्राहमिक धर्म कह दिया जाता है। तो अब्राहम एकॉर्ड के बारे में कल ट्रंप ने ट्वीट किया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे देशों को भी अब्राहमिक एकॉर्ड साइन करना पड़ेगा, तब जाके युद्ध जो है ये समाप्त हो जाएगा। अगर युद्ध समाप्त भी हो जाता है तो भी कम से कम 6 महीना लगेंगे सारे टैंकरों को वहाँ से पार करने में, और नॉर्मल होने में मिनिमम 6 मंथ का तो समय लगेगा ही। अर्थात अभी हमारे पास राहत की कोई गुंजाइश तो नहीं दिख रही है। जरा सिडबी के बारे में समझते हैं, क्योंकि इसका कल 37वां स्थापना दिवस था। निर्मला सीतारमण जी मौजूद थी और वहीं पर उन्होंने ये चीज़ कहा है। देश के वित्तीय और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधिक संस्थान है, और हाल ही में यह अपना 37वां स्थापना दिवस मना रहा है, जिसके कारण से यह चर्चा है। पूरा नाम क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। स्थापना कब हुआ भाई? स्थापना सभी को पता ही होगा, 2 अप्रैल 1990 को स्थापित हुआ। सिडबी अधिनियम 1989 के तहत, सिडबी अधिनियम 1989 के तहत 2 अप्रैल 1990 को स्थापित किया गया एक विधिक निकाय के तौर पर। क्या नाम है इसका? तो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक करके इसका नाम है। देखिए क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम है। सबसे बड़ी बात है कि अपने देश में जितने बड़े बैंक हैं उनके हेडक्वार्टर मुंबई में रखे जाते हैं, क्योंकि आर्थिक राजधानी है मुंबई देश की। लेकिन सिडबी एकमात्र इस तरह का राष्ट्रीय बैंक है जिसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो इसे दिल्ली या मुंबई से बाहर मुख्यालय वाले चुनिंदा राष्ट्रीय बैंकों में से एक के तौर पर बनाता है। उद्देश्य क्या है इसका? इसका मुख्य उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करना, उनका संवर्धन करना और उनके विकास के लिए विभिन्न वित्तीय संस्थानों के बीच समन्वय स्थापित करना है। समन्वय स्थापित करना है अलग अलग संस्थानों के साथ में, ताकि जो एमएसएमई हैं उनका डेवलपमेंट सही से हो पाए। एमएसएमई मीडियम स्मॉल माइक्रो जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं, इंटरप्राइजेज होते हैं, उनका हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा योगदान है। हमारी अर्थव्यवस्था में अप्रॉक्स 40% से 50% रोज़गार क्रिएट करते हैं। हमारे एक्सपोर्ट में अप्रॉक्स 40% का योगदान जो है वो एमएसएमई देते हैं। जीडीपी मोर देन 35% का योगदान एमएसएमई सेक्टर से आता है। तो इस सेक्टर के लिए भारत सरकार के द्वारा एक अलग से बैंक को ही स्थापित किया गया, इसका नाम है सिडबी, नाम है जिसका नाम है सिडबी। नियामक संस्थान क्या है? यह भारत के 4 अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों में से एक है, जिन्हें आरबीआई द्वारा विनियमित और पर्यवेक्षित किया जाता है। आरबीआई इनको रेगुलेट करती है, जैसे एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जिसको कहा जाता है, नाबार्ड हो गया, एनएचबी हो गया। उसी प्रकार से यह सिडबी भी है इन तीनों के अलावा, जिसको आरबीआई डायरेक्ट रेगुलेट करती है। रेगुलेटिंग बॉडी कौन सा हो गया भाई? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी के बारे में यूपीएससी प्रीलिम में सवाल आ चुके हैं, बीपीएससी प्रीलिम में भी पूछा जा सकता। अभी तक तो केवल यही पूछा गया है कि कब स्थापित हुआ। इसके आगे की चीज़ें पीसीएस में कम पूछी जाती, लेकिन अब पूछा जाता है क्योंकि पैटर्न अब आपका चेंज हो गया है। वित्तीय सहायता के तरीके किस प्रकार से होते हैं? तो 2 मुख्य तरीकों से लघु उद्योगों को पैसा पहुंचाता है। अप्रत्यक्ष वित्त पोषण, इनडायरेक्ट फाइनेंस या रीफाइनेंस जिसे कहते हैं, कि डायरेक्ट पैसा नहीं दिया, किसी बैंक को दिया और वो बैंक आपको दे दे, तो इसको इनडायरेक्ट फाइनेंस कहते हैं। इनडायरेक्ट फाइनेंस कहते हैं। जैसे कमर्शियल बैंक, जैसे अलग बड़े बड़े बैंक आपको दिखते हैं, आरआरबी, रूरल रीजनल बैंक, राज्य वित्तीय निगम, जो छोटे छोटे स्टेट फाइनेंस के अलग अलग कंपनीज होती हैं, गैर वित्तीय कंपनी एनबीएफसी जिनको कहा जाता है ना, को यह क्या करता है? तो रीफाइनेंस करता है, और वो आगे छोटे दुकानदार, छोटे एमएसएमई के इंटरप्राइजेज तक यह पैसा पहुंचाते थे। इसको रीफाइनेंस कहा जाता है। ठीक है। एक होता है डायरेक्ट फाइनेंस, या विशिष्ट योजनाओं के तहत सीधे चुनिंदा एमएसएमई को विकास ऋण, ग्रोथ कैपिटल या वर्किंग कैपिटल और तकनीकी अपग्रेडेशन के लिए, मान लीजिए मशीन खरीदना है किसी छोटे इंडस्ट्री को, तो वह डायरेक्ट ही यह पैसा दे देता है। प्रमुख पहल और विधिक कोष कौन कौन से हैं? तो मुद्रा बैंक, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लागू करने के लिए स्थापित मुद्रा बैंक पूरी तरीके से सिडबी की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में काम करती है। स्टार्टअप के लिए फंड्स ऑफ फंड के रूप में 10,000 करोड़ जैसी चीज़ें यह मुहैया करवाती है।
5E टूल किट है, सौर ऊर्जा, पर्यावरण अनुकूल तकनीकों को अपनाने के लिए बहुत कम ब्याज पर ग्रीन लोन भी इसके द्वारा प्रदान किया जाता है। स्वामित्व का ढांचा क्या है इसका? IDBI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में हुई थी इसकी स्थापना, लेकिन वर्तमान में यह भारत सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में है। इसके मुख्य शेयर धारक भारत सरकार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, LIC व अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक शामिल हैं। एक तो सरकार है और सरकार के ही जो अलग अलग बैंक हैं बड़े बड़े, जैसे SBI बैंकिंग का माई बाप है भारत में, LIC यह दुनिया के सबसे बड़ी बीमा की कंपनियों में से एक है। भारत में इससे अमीर कोई कंपनी नहीं है LIC से अमीर। ये 1-2 रिलायंस को खरीद सकता है, इतने पैसे हैं इसके पास में। तो भारत सरकार को जब भी पैसे की कमी पड़ती है तो LIC से ले लेती है। तो LIC हो गई, उसके अलावा और भी छोटे छोटे कंपनियां शामिल है भारत सरकार की, जिन सब का इसमें क्या है तो शेयर है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका बहुत ज़्यादा योगदान है। MSME का वो तो हमने सबसे पहले ही देख लिया था। नेक्स्ट टॉपिक है, ये BSF के प्रमुख हैं, IPS अधिकारी होते हैं। स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट का अनावरण। स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट क्या होता है कि बॉर्डर फेंसिंग करनी है किसी भी तरीके से। जैसे आपने कुछ दिन पहले ही सुना था कि बांग्लादेश बॉर्डर पर भारत सरकार मगरमच्छ और जहरीले सांपों को छोड़ रही है, क्योंकि वहाँ का टेरेन ऐसा है भाई, वहाँ पर बाड़ लगाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो बारिश वाला दलदली भूमि वाला इलाका है ना। तो वहाँ पर स्मार्ट फेंसिंग बहुत मुश्किल है। तो वहाँ पर जैविक फेंसिंग हमने उपयोग किया, जीवित चीज़ों की फेंसिंग है भाई, मगरमच्छ छोड़ दो और जहरीले सांप छोड़ दो, भले छोड़ो न छोड़ो, हवा तो ज़रूर उड़ा दो कि सारे जहरीले सांप भारत के यहीं पर रख दिए गए हैं, तो लोग इसके कारण से भी डर जाएं। जो भी हैं, अलग अलग तरीके हैं ताकि हमारे देश की जो सीमाएं हैं वो सुरक्षित रहें। तो उसी में तकनीक पर आधारित जो सबसे स्मार्ट तरीका है उसी को हम लोग स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट कहते हैं, जिसमें सेंसर्स लगे होते हैं, कैमरे लगा होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रिकॉग्निशन वाले कैमरे लगे होते हैं जो ऑटोमेटिक सायरन बजा देते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक करंट बहने वाले भी सीमाएं पर बार लगाए जाते हैं। ये सब के सब स्मार्ट फेंसिंग में आता है, स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट में आता है। BSF के अलंकरण समारोह और रुस्तम जी मेमोरियल लेक्चर को संबोधित करते हुए अमित शाह जी ने सीमाओं को पूरी तरह से अभेद्य बनाने के लिए बड़े तकनीक और परिचालन अपग्रेड की घोषणा की है। और BSF महानिदेशक प्रवीण कुमार उनका नाम है, वो भी इस समय मौजूद ही थी। क्या है ये? तो गृह मंत्रालय जल्द ही पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के साथ लगी सीमाओं पर स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट लागू करने जा रहे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पारंपरिक गश्त पद्धतियों को निर्भरता को कम करना, अवैध घुसपैठ को पूरी तरीके से समाप्त करना है। स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट में क्या होता है, बहुत सारे तकनीकी चीज़ों को उपयोग किया जाता है। यह प्रोजेक्ट जब शुरू होगा तो इसके बारे में हम लोग और गहराई से पढ़ेंगे। इसी समारोह में उन्होंने चर्चा की कि भाई हमने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो शुरू किया था, उस विलेज प्रोग्राम के कारण से हमें बहुत ज़्यादा मदद मिला है बॉर्डर के गाँवों को पुनर्जीवित करने में और वहाँ से पलायन को रोकने में। क्योंकि सरकार का, गृह मंत्रालय का और हमारी सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि जो बॉर्डर के गांव होते हैं, बॉर्डर के लोग होते हैं, वो हमारे डिफेंस की पहली पंक्ति में होने चाहिए, क्योंकि उनको वहाँ के हर चीज़ के बारे में पता है। आबादी बहुत कम होता है तो किसी अनजान आदमी, किसी अनजान घुसपैठ, इन सब के बारे में वो आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जो सैनिकों के द्वारा, सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा सामान्य तौर पर संभव नहीं हो पाता है। इसके कारण से एक प्रोग्राम लाया गया कि बॉर्डर के गांव खाली ना हो, उनको सारी फैसिलिटी वहीं पर दी जाए। इसको लेकर एक प्रोग्राम शुरू किया गया जिसको कहा जाता है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। दरअसल में यह बॉर्डर पर जो गांव हैं उनको पलायन से बचाने के लिए, उनको हरा भरा रखने के लिए, उनको जीवित रखने के लिए यह प्रोग्राम लाया गया था। जैसे आपने सुना होगा कि अरुणाचल में अगर कोई गाँव खाली हो जाते थे तो चाइनीज़ वहाँ पर कब्जा कर लेते और अपना गाँव बसा लेते हैं। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे ये इमेज AI जनरेटेड है बंधुओं, यह सही नहीं है। पलायन को रोकना, सीमावर्ती गांव बुनियादी सुविधाओं और आजीविका की कमी कारण लोग शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन कर जाते हैं। इससे सीमा पर एक सुरक्षा शून्य पैदा होता है, सिक्योरिटी वैक्यूम पैदा होता है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित कर पलायन को शून्य करना है, पलायन को शून्य करना है, यही इसका मुख्य जो है मोटो है। सुरक्षा बलों की आंख और कान के रूप में लोकल लोग काम करेंगे, इसी को ध्यान में रखते हुए इसको शुरू किया गया था। केंद्र और राज्य की सभी मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं का सीमावर्ती परिवारों तक 100% पहुंच हो।
नई योजनाओं के साथ साथ जो योजनाएं चल रही हैं, आवास की, बिजली की, इंटरनेट की, भोजन की, वो योजनाएं बॉर्डर एरिया में भी पहुंचने चाहिए। ये पहुंचाना आसान होता है क्या? बहुत कठिन काम है ये, क्योंकि वहाँ पर गांव घर जैसा सब चीज़ें सुलभ नहीं होती है, बहुत दूर दूर में लोग रहते हैं वहाँ। वाइब्रेंट विलेज क्या है, इसके बारे में ज़रा डिटेल में देखेंगे। बजट घोषणा, इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 22-23 में की गई थी। पहला जो फेज़ है 15 फरवरी 2023 को इसको मंजूरी दी गई और आधिकारिक लॉन्च 10 अप्रैल 2023 को किबिसू जिला, किबिसू गांव अरुणाचल प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया था। सारे प्रीलिम फैक्ट हैं जो कभी भी आपसे पूछे जाते हैं, नो मैटर ये 2022-23 में शुरू हुआ, 23 में, लेकिन 2027 के भी पेपर में आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि यह दीर्घकालिक इम्पैक्ट वाली योजनाएं हैं जो कभी भी पूछी जा सकती हैं। ठीक है। विधिक योजना के प्रकार, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय सह साझाकरण का प्रावधान भी किया गया है। 4,800 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, इसमें 2,500 करोड़ सड़क इत्यादि संपर्क के लिए किए गए थे। भौगोलिक कवरेज, उस समय वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फेज़ 1 का जो भौगोलिक कवरेज था उसको हमने रखा था विशेष रूप से उत्तरी सीमा चाइना बॉर्डर के लिए हमने इसको रखा था, इसलिए अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख ये चाइना से बॉर्डर लगने वाले जगह हैं। इन जगहों के 622 गांव, 19 ज़िले, 46 सीमावर्ती ब्लॉक को हमने चिन्हित किया था और उन सभी ब्लॉकों और गांवों में हमने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लागू किया था। तो ये हो गई वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 1 के बारे में सारी विस्तृत जानकारी, जहां से सवाल बनेंगे। मेंस में क्या पूछा जाएगा? मेंस में आपसे पूछा जाएगा इसकी आवश्यकता, इसके निहितार्थ। ठीक है, ये दो चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है, भाई क्या है ये, क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। और सेकंड जो आपसे पूछा जाएगा कि इसके क्या महत्व हैं, इम्पोर्टेंस क्या है इसका, ये पूछा जा सकता है। अगला देखिए क्या है अब सेकंड फेज़ कैबिनेट की मंजूरी। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा अप्रैल 2025 में इसके दूसरे चरण को मंजूरी दे दी गई। फरवरी 2026 में असम के कछार जिले के नाथुनपुर गांव बांग्लादेश के सीमा के पास इसे औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया। पहले को हमने चीन बॉर्डर के पास लॉन्च किया, दूसरे को अमित शाह जी ने बांग्लादेश बॉर्डर के पास कछार जिले के नाथुनपुर के पास इसको लॉन्च किया। क्यों नहीं पूछेगा आपसे, फरवरी 2026 में ये हुआ है तो क्यों नहीं पूछेगा, कोई एक कारण है ना। विधिक योजना के प्रकार, यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। 100% पैसा सरकार देगी, केंद्र सरकार देगी। 6,839 करोड़ रुपये दिया गया है, 28-29 तक लागू किया जाएगा। इसके तहत प्रत्येक गांव के विकास के लिए 3 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा। इसका भौगोलिक कवरेज पहले से ज़्यादा व्यापक रखा गया। पहले में हमने चाइना बॉर्डर और उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल के गाँवों को किया था, क्योंकि ये सारे चाइना बॉर्डर के गाँव हैं। लेकिन इसमें हमने दूसरे चरण में इसका दायरा उत्तरी भाग से बढ़ा करके भारत के अन्य सभी अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार तक हमने इसको कवर कर दिया। तो इसके तहत 15 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश सब इसमें शामिल हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल सब हैं गुरु इसमें शामिल। और 1,954 गांव और 334 ब्लॉक को इसमें शामिल किया गया है। किबीथू में शुरू किया गया था, ये नाथुनपुर असम में किया गया है। केंद्र प्रायोजित लागत साझाकरण था, ये 100% सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है। 4,800 करोड़, 6,839 करोड़ केवल चीन बॉर्डर के लिए, सभी भारत के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के लिए। 4 राज्य और 1 यूटी शामिल था, इसे 15 राज्य और 2 यूटी शामिल है। 622 गांव, 1954 गांव शामिल है। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए इसके 4 स्तंभ हैं, 4 पिलर्स बनाए गए हैं इस योजना के, जिसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। गाँवों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए 4 मुख्य क्षेत्रों पर सघन कवरेज का लक्ष्य रखा गया है। ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी, सबसे पहले सड़क पहुँचाना है। टेलीकॉम एवं डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाना है, गांव-गांव में आपको इंटरनेट मिलना चाहिए। पिछली बार मैं घूमते फिरते गर्मी के मौसम बहुत सुदूर इलाकों में गया था, पहाड़ में बहुत डीप, लेकिन वहाँ पर भी आसानी से 4G 5G आपको एक्सेस हो रहे थे।
आप इंस्टाग्राम चला सकते हैं, रील देख सकते हैं, वीडियो अपलोड कर सकते हैं धड़ल्ले से। आप जो देखते हैं गांव घर में महिलाएं पहाड़ की ब्लॉगिंग करती हैं, वो इसी के द्वारा तो संभव हो पाता है। तो डिजिटल कनेक्टिविटी को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करना है। टेलीविज़न कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। 24 घंटा 7 विद्युतीकरण और अतिरिक्त 6 होम स्टे या वहीं पर रोज़गार हमें उत्पन्न करना है, जिसको लेकर के यह सरकार ने 5 पिलर्स तय किए हुए हैं। इसको ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है इंडिया और साइप्रस अपग्रेड बायलैटरल टाइज टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। लेकिन उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि साइप्रस है कहाँ, मैप क्या है उसका, क्योंकि जब तक मैप नहीं देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा कि भारत साइप्रस के साथ क्यों कर रहा है, जबकि ये तो छोटा सा है। पटना में इससे ज़्यादा पॉपुलेशन है ना। तो देखिए ये भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी है, बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका सारे ही इसमें शामिल होते हैं। यहाँ पर आपको देखिएगा छोटा सा आइलैंड जिसका नाम है साइप्रस, है ना। इसकी राजधानी क्या है, तो निकोसिया, है ना। निकोसिया इसकी कैपिटल है। और ये कहाँ है, तो आपको दिखेगा ये तुर्की के करीब में है और तुर्की से इसकी नहीं बनती है। अब पाकिस्तान को हमेशा तुर्की सपोर्ट करता है, तो हमने साइप्रस के साथ स्ट्रैटेजिक संबंधों को बढ़ावा देना शुरू किया। हम ग्रीस के साथ भी अच्छे संबंधों को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि इसको हम घेर सके। वहाँ पर आने वाले समय में अपने ख़तरनाक लीथल वेपन जो हैं वो भी इनको बेचेंगे कि लो, और कभी कभार यूज़ भी कर लेना, आप देखना टेस्ट करके कि भाई रॉकेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो इस प्रकार से इसका लोकेशन जो है वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत में भारी मात्रा में यहाँ से निवेश भी आते हैं, बहुत सारे व्यापार भी यहाँ से हम जनरेट करते हैं। अगर साइप्रस देश का आप विस्तृत मैप देखेंगे तो आपको इस प्रकार से दिखेगा। देखिए जैसे लग रहा है तुर्की की ओर या गन करके बैठा हुआ है कि बस यहाँ पर फायर बटन है, चलाया नहीं कि उड़ गया। इस प्रकार से है, यह इसका मैप है। अद्भुत सा मैप बना हुआ है, अद्भुत सा मैप है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। बाकी हम लोग साइप्रस के बारे में पढ़ते हैं कि क्या हुआ है, कौन कौन से घटनाक्रम हैं और क्या क्या चीज़ें हम बात कर रहे हैं। द्विपक्षीय शिखर वार्ता, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी भारत दौरे पर आए। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स नाम है इनका, निकोसिया से आए हैं। निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स के बीच नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। देख रहे हैदराबाद हाउस के सामने दोनों नेता सेल्फी भी ले रहे हैं। दिल्ली की गर्मी में 47 डिग्री में हंसते हुए सेल्फी नेता लोग ही ले सकते हैं, और तो किसी के बस की बात है नहीं। तो ये दोनों लोग सेल्फी भी ले रहे हैं। दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर अपग्रेड किया है। हाल ही में भारत ने किस द्वीपीय देश के साथ अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक अपग्रेड किया है, तो आप बता सकते हैं कि साइप्रस है। इस प्रकार से भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। सबसे सिंपल सवाल यही होगा, है ना, जो पीसीएस स्तर पर पूछे जाते हैं। बाकी यूपीएससी स्तर पर मैपिंग से जुड़े हुए सवाल आ सकते हैं, और साइप्रस के साथ जो हमारे संबंध हैं उसके बारे में स्टेटमेंट बना करके पूछा जा सकता है। ठीक है, थोड़ा डिटेल में समझते हैं। दोनों पक्षों ने रक्षा सहयोग, डिफेंस, साइबर, टेररिज्म सहित 6 प्रमुख समझौते पर हस्ताक्षर किए। इनमें 2026 से 30 के लिए रिसर्च, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, कल्चरल रिलेशन संबंधी समझौता ज्ञापन भी शामिल किया गया है। क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, तो सबसे पहला जो है इसमें रखा गया है रक्षा रोड मैप। क्या है, डिफेंस रोड मैप, जिसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल की गई हैं, जिसमें समुद्री परिवहन भी है, स्पेस भी है, स्वास्थ्य का क्षेत्र भी है, साइबर सुरक्षा संवाद भी है, और साथ में भारत इनको आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें बेचेगा भी, जिसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी जा रही है कि साइबर्स के शीर्ष अधिकारियों के अनुसार से साइप्रस भारत से स्वदेशी ड्रोन, मिसाइल खरीदने के लिए अति उत्सुक है, और भारत सरकार भी बेचने को बहुत आतुर हो रखी है और बेचेगी भी। सैन्य उपकरणों का परीक्षण, पिछले वर्ष पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में हमने लाइव डेमो दिखाया सबको कि देखो भाई किस प्रकार से बिल्कुल प्रिसीजन अटैक किया जाता है, बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में किसी का एयर स्ट्रिप के ठीक बीच में कैसे अटैक किया जाता है, ये हमने दिखाया है। इसलिए अब ख़रीदार लोग आ रहे हैं, तो उन्हें हम बेचेंगे कि ले जाइए फिर। तो इसके कारण से साइप्रस जैसे देश, मलेशिया जैसे देश, वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, इन सभी को अब हमारे वेपन चाहिए, तो वो अब ख़रीदना चाह रहे हैं, हम भी उन्हें बेचना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा।
तुर्की का प्रभाव और साझा चिंताएं। वर्तमान दौरान दोनों देशों ने इस क्षेत्र में तुर्की के बढ़ते प्रभाव, अपने खुफिया इनपुट और नोट साझा किए, जो दोनों देशों के लिए साझा चिंता है। तुर्की ने पिछले साल खुल करके पाकिस्तान का समर्थन किया था, इसलिए वे भारत खुल करके साइप्रस का समर्थन कर रहा है और साइप्रस के साथ संबंधों को आगे बढ़ा रहा है। IMEEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, इसके मुख्य प्रवेश द्वार के रूप में साइप्रस भी काम कर सकता है। भौगोलिक रूप से साइप्रस तुर्की और सीरिया के करीब भूमध्य सागर में स्थित है। यूरोपीय संघ का सदस्य होने के कारण से यह लाइन पूछा जा सकता है। यह भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे का एक अत्यंत महत्वपूर्ण समुद्री हिस्सा भी बन सकता है और वाइब्रेंट गेटवे के रूप में काम कर सकता है। निवेश गंतव्य। साइप्रस पिछले एक दशक में भारत निवेश करने वाले शीर्ष 10 देशों में है। छोटा सा देश है, छोटा सा, एक हमारे शहर से ज़्यादा इसका पॉपुलेशन नहीं है, और वो हमारे टॉप इन्वेस्टर जो हैं उनमें शामिल है वो देश। तो इसलिए निश्चित रूप से इन्हें प्रायोरिटी देनी चाहिए भाई। प्रवासन और सामाजिक सुरक्षाओं को लेकर के भी है। साइप्रस में रहने वाले भारतीय पेशेवर और छात्रों के विधिक हितों की सुरक्षित करने के लिए दोनों पक्ष जल्द से जल्द एक प्रवासन और गतिशील भागीदारी समझौता जो है उस पर भी साइन कर सकते हैं। भारतीय छात्र हर जगह हैं। मंगल ग्रह पर जिस दिन पहली कॉलोनी बसेगी और वहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी खुलेगा तो पहला एडमिशन मुझे पता है कि कोई न कोई भारतीय छात्र ही लेगा। तो भारतीय छात्र साइप्रस में भी पढ़ते हैं। ज्ञान की तलाश में हम सभी जगहों पर जाते हैं दुनिया में। अफ्रीका भी जाते हैं, यूरोप भी जाते हैं, रूस और यूक्रेन में भी चले जाते हैं। अब साइप्रस के बारे में ज़रा और पढ़ेंगे, इसके भूगोल के बारे में। साइप्रस भूमध्य सागर में स्थित अत्यंत महत्वपूर्ण रणनीतिक द्वीपीय देश है। भौगोलिक भू राजनीतिक दृष्टि से यह 3 महाद्वीप एशिया, यूरोप और अफ्रीका के चौराहे पर स्थित है। तकनीकी भौगोलिक रूप से एशिया, पश्चिम एशिया और मिडिल ईस्ट के करीब है, लेकिन ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, कल्चरल रूप से यह यूरोप का हिस्सा है और इसीलिए यूरोपीय संघ का यह मेंबर भी है। इसके उत्तर में तुर्की लगभग 75 किलोमीटर समुद्री सीमा है। पूर्व में सीरिया और लेबनान, दक्षिण में मिस्र है, लेकिन सबके साथ इसकी समुद्री सीमाएं हैं क्योंकि यह एक आइलैंड नेशन है। यह भूमध्य सागर का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। सिसिली और सार्डिनिया द्वीप के बाद से यह 3rd सबसे बड़ा द्वीप है। सिसिली इटली का भाग है, इटली के भाग है, आधिकारिक भाग है। भू आकृति और स्थलाकृति क्या है? तो टूरोस पर्वत श्रृंखला ये द्वीप का सबसे बड़ा और मुख्य पर्वत क्षेत्र है, जिसके दक्षिण पश्चिम हिस्से को कवर करता है। इसकी सर्वोच्च जो चोटी है माउंट ओलंपस है, 1952 मीटर वह ऊंची है। किरेनिया और पेटाडेक्सिलोक्स श्रृंखला जो है यह क्या है? तो उत्तर के तट के समानांतर में, नॉर्थ के तट जो है इसके उसके समानांतर में चलने वाली एक संकीर्ण और चूना पत्थर की एक पर्वत श्रृंखला जो है, लेकिन बहुत छोटी है, उंगलियों के आकार की भांति वह दिखती है। इसके सेंटर में मेसा ओरिया का मैदान है। हाल ही में चर्चा में रहा मेसा ओरिया का मैदान किस देश में है, क्योंकि साइप्रस के साथ हमारे संबंध बढ़ रहे हैं तो पूछा जा सकता है। उत्तर और दक्षिण दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में यह मैदान स्थित है। यह साइप्रस का मुख्य कृषि क्षेत्र है। देश की राजधानी निकोसिया इसी मैदान के केंद्र में स्थित है। भूमध्य सागरीय जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। जल संसाधन, बारहमासी नदी नहीं है। यहाँ की नदियाँ मुख्य रूप से मौसमी है, जो केवल सर्दियों में पहाड़ों की बर्फ पिघलने के कारण से बनती है, और अलवणीकरण जो संयंत्र हैं उसके माध्यम से ही इसको पानी प्राप्त होता है, डीसैलिनेशन प्लांट जिसको हम लोग कहते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में चीड़, ओक, कवक इत्यादि चीज़ों की खेती भी होती है। जैतून, खट्टे फल, क्योंकि भूमध्य सागरीय जलवायु जहाँ पर भी है वहाँ पर भी खट्टे फल, रसीले फलों की खेती सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए विश्व के फलों का टोकरी तो मेडिटेरियन सी के आसपास में ही है। तांबे के भंडार हैं यहाँ पर, लेकिन इतना छोटा सा देश किन किन चीज़ों को लेकर के रहेगा भाई। अब इसका राजनीतिक विवाद है जो 1-2 देशों से हैं, जिसके बारे में 1-2 लाइन है, कुछ बॉर्डर है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 1974 में तुर्की के आक्रमण के बाद से यह द्वीप वास्तविक रूप से 2 भागों में विभाजित हो। दक्षिण हिस्से में रिपब्लिक ऑफ साइप्रस यूनानी साइप्रियोटस के नियंत्रण में है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। उत्तरी हिस्से पर उत्तरी साइप्रस तुर्की के साइप्रियोटस का नियंत्रण है, जिसको केवल तुर्की मान्यता देता है। यह दोनों देशों के बीच संयुक्त राष्ट्र यूएन के बफर जोन है, जिसको ग्रीन लाइन कहा जाता है। इन दोनों हिस्सों के बीच में एक ग्रीन लाइन है। यह रेखा राजधानी निकोसिया को भी 2 भागों में बांटती है, एक तुर्की वाला और एक ग्रीस वाला। तो ग्रीस वाले को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है, सब लोग उसी को मानते हैं। तुर्की वाले को तुर्की अपना मानता है, लेकिन दुनिया में और कोई उसको तुर्की का नहीं मानते, इसलिए तुर्की के साथ इनके संबंध बहुत ख़राब रहते हैं।
तो ये भी इनका एक इतिहास है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैप में भी दिखा दिया था। तो ये हो गया साइप्रस का भूगोल, ज्योग्राफी, इतिहास, विवाद सब हमने देख लिया, साइप्रस भी देख लिया और आज के सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। कम समय है, आज से 2 महीना ही है, तो थोड़ा विशेष तरीके से पढ़ें, वो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। रिवीजन प्रैक्टिस और कुछ भी नहीं। थैंक यू सो मच।